आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर के अलजेब्रा पर अब बात करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा से हमारा मतलब है वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों ही चीजें वेक्टर अलजेब्रा में शामिल किए गए हैं। और बेसिकली आपको जब कभी भी लेक्चर का कोई फॉर्मेट दिया जाता है तो अक्सर ये देखते हैं कि आप लोग सीरियसली लेक्चर को रिव्यू नहीं लेते हैं, उस पर सही तरीके से आप उसको मेंशन नहीं करते हैं। और यही छोटी छोटी लापरवाही एक समय ऐसा आएगा जब आपको फिजिक्स से आपका इंटरेस्ट कम कर देगा और आपको फेल्योर समझ में आएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी ऑनलाइन सेक्शन से आप जुड़ करके अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कंपैरिजन करके देखें उसको। और मेरे समझ से जो लीगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिजिक्स का, जो बिल्कुल एक बेसिक से लेकर के और अपर मोस्ट लेवल तक जाना है उसको, तो आपको हमसे मिल करके और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलने में भलाई है। और वही आपको एक अच्छा रास्ता भी देगा फ्यूचर के लिए। वेक्टर अलजेब्रा में अब हम लोग आज की बात जो करने वाले हैं वो खास करके वेक्टर एडिशन की करने वाले हैं। यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर की कहानी आज चलेगी और इसी पर सारा का सारा कामकाज, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये ध्यान देना है, मैंने पहले भी आपको बातें कही है और अब आपको सवाल जो है वो जेईई नीट का सवाल यहां से मिलेगा। सो टू वेक्टर्स के एडिशन के लिए जब कभी भी हमें ये प्रोपोजल दिया जाता है, जो कॉन्सेप्ट आता है, सो फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हम लोग फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, we use triangle law, we use triangle law। कि जब हमें वेक्टर को ऐड करना होता है तो उसके लिए तरीके बताए गए हैं और ये फर्स्ट मेथड है। टू वेक्टर के एडिशन के लिए हम एक बार फिर से आप के साथ होंगे और वो एक मतलब वेक्टर एडिशन का यूनिवर्सल लॉ एक तरह से कह दीजिए। और ये ओनली टू वेक्टर पर ही कन्फाइंड नहीं रहेगा, लगातार अगर 10-20 वेक्टर भी हमें ऐड करना होगा तो उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। रिजोल्यूशन कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्मेट पर आकर के वो होगा। मेरा मानना है कि वेक्टर का जो अलजेब्रा है, आपने सिंपली ये देखा होगा कि सामान्य तरीके से अगर मैं 2+3 करता हूं तो सामान्य अलजेब्रा में इसका रिजल्ट 5 बन करके आता है, आपको भी पता है। पर वेक्टर अलजेब्रा इससे हटकर है, इसीलिए वेक्टर को समझना, वेक्टर को सीखना, वेक्टर को मैथमेटिकली ऑपरेट करना थोड़ा सा गंभीर होकर के समझने वाला टॉपिक है। जितना इजीली, जितने हल्के मन से हम चाहते हैं कि इसे सीख लें, उतने हल्के मन से ये समझ पाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से या तो सफलता या फिजिक्स को सीखने के लिए आप प्रोमोट होते हैं, और अगर आपने इसमें कंजूसी कर ली, आपने लापरवाही बरत ली, तो यहीं से आपका फिजिक्स का फेल्योर भी स्टार्ट होता है। फिर मैं क्या, देवता भी उतर करके आ जाएगा तो कम से कम फिजिक्स आपको नहीं सिखा पाएगा, ये मेरी गारंटी आप मानिए। क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी रहे हैं, आप ही की तरह। जब हम लोग भी स्टूडेंट सेक्शन में काम कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे 11-12 में, तो हम लोगों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा था। और धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो 2+3 ये सिंपल अलजेब्रा की कहानी है। लेकिन अगर आप इस वेक्टर को, इसे वेक्टर के फॉर्मेट में देखते हैं, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्मेट में देखूं तो आप ये मान करके चलिए कि इसकी वैल्यू है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो -1 से, हालांकि ये नेगेटिव होता नहीं है पर कोई बात नहीं, से लेकर के 7 तक, 5 तक इसका वैल्यू जा सकता है।
ठीक है, तो ये समझना है। अगर मैग्नीट्यूडनली तौर पर देखें तो 1 to 5 आप इसको कह सकते हैं, जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए ये थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो अजीबो गरीब है, तो आप इस पर गंभीरता से थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो रही है। इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए अलर्ट करके रख रहा हूं। और आपको शायद याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक श्लोक सुनाया था, एक शायरी बताई थी, और इसलिए उस शायरी को आप सिर्फ शायरी न समझें, वो एक तरह से मोटिवेशन है कि अपनी गलती का एहसास किसी को नहीं होता है। आज आप लापरवाही बरतोगे, कल अगर टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो सामने वाले को दोषी ठहराओगे कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मोटा मोटी मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि आपके सर्टिफिकेट या आपके सराहना या आपके मतलब मेंटलिटी पर ये निर्भर नहीं करता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या अच्छा नहीं पढ़ाता हूं। क्योंकि आप भी ये महसूस करो कि अगर आपको ये लगता है कि मैं ये काम बेहतर करता हूं, आपका दिल ये बताता है, इसका मतलब आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपका कदम कभी भी चूकने वाला नहीं होगा। इसीलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए खुद पर भरोसा है कि मैं जब भी सब्जेक्ट डिलीवर करता हूं अपने बच्चों को, तो दैट इज द बेस्ट, वो बेस्ट होता है। सिर्फ आपको उस पर ध्यान लगाने मात्र की जरूरत है। आइए काम की बात करते हैं। मैंने एक अलर्ट रखा आपको कि ये देखिए सिंपल अलजेब्रा और ये वेक्टर अलजेब्रा में काम है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको थोड़ा एकदम आसानी से और बिल्कुल बेसिकली इसको समझने की आवश्यकता पड़ी है आपको, और समझना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि वेक्टर एडिशन का जो हमारा सबसे बेसिक मेथड है वो ट्रायंगल लॉ है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वी यूज ट्रायंगल लॉ। तो क्या है ट्रायंगल लॉ? आज आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं और बड़े आराम से पहले समझाते हैं, और साथ में यह भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल लॉ पर भी इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में और बाद के समय में नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आया था। तो क्या है ट्रायंगल लॉ, इसकी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ का लिटरेचर लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको इसका मैथमेटिक्स समझना है। कहता है कि इफ टू वेक्टर्स टू बी एडेड are taken, the two sides of a triangle in proper order, then the third side in opposite order will be the resultant। इसको और इजी कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स को वेक्टर्स से इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए कि वे दो वेक्टर्स जिन्हें हमें ऐड करना है, जोड़ना है, अगर वो सेम ऑर्डर में रखे जाएं, तो तीसरा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो इसको समझते हैं। इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स सच दैट द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर टेकन इन सेम ऑर्डर, then the third vector in opposite order is called the resultant vector। स्टेटमेंट को फिर से आप बार बार रिव्यू करके देख सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं आराम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां देखो, सपोज करो कि वी हैव एबीसी ट्रायंगल एंड नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। अगर इस तरह का डायग्राम है तो आप बता दीजिए क्या हुआ। ये डायग्राम बताता है कि ए बी एंड बी सी, these two vectors are in same order, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू दिस इज इन अपोजिट ऑर्डर, सो ए सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है और जो सेम ऑर्डर में है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। एकदम आप आराम से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का कामकाज। अब मैं आपको और बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं। आपको मैं बिल्कुल डायग्राम से भर दूंगा इसको। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
अगर मैं ये कहूं कि इस तरह का मामला है तो आप ये समझ लो कि ये एरो इस तरह लगाना पड़ेगा। और इस फिगर में मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि ये दोनों सेम ऑर्डर में देखिए है ना, मतलब एरो बता रहा है ये, तो BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू BA वेक्टर। देखते चलिए क्या क्या करिश्मा हो रहा है। ये देखिए वेक्टर अलजेब्रा का कमाल अब आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक तो और आश्चर्य की बात होगी जो मैंने आपको कहा था, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास है ना, ये सपोज कीजिए A है, B है, C है। अगर मैं इस तरह से एरो लगाता हूं, इस तरह से एरो लगाता हूं, तो इस तरह से एरो दिया मैंने, तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये AB वेक्टर और प्लस ये BC वेक्टर इक्वल टू ये AC वेक्टर। अब अगर सिंपल वे में भी आप देखें तो ये तीन डायग्राम है, एक डायग्राम और आप देख लीजिए। और मैं आपको यहीं से बताना चाहूंगा कि यही वो सवाल है जो कभी इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया हुआ था, A, B और C। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है और कहने का मतलब ये है। ये पक्का थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ना, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आस्क्ड है ना, कभी पूछा था। अगर आपको लगेगा तो मैं कभी बता दूंगा। अब यहां से देखा जाए, ये AB वेक्टर है और ये BC वेक्टर है और ये AC वेक्टर इसका है। और आपको मर्जी हो तो आप और देख सकते हैं, जितना खूबसूरत लगे आपको, आप चाहें तो इस तरह से बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते ये P है, ये Q है, ये R है, तो क्या होगा अगर मैं इसको एरो लगा दूं, या फिर आप समझ लीजिए मैं इसको एरो लगाऊं, इसको एरो लगाऊं, तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। क्या होगा, PR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर। हमारे कहने का मतलब है कि ट्रायंगल चाहे किसी भी तरह का क्यों नहीं हो, उसमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि इफ टू वेक्टर्स in same order are taken, then it is must that these two are added and the third vector in opposite order will be the resultant। एकदम समझना है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से दो साइड पर अगर हमारा सेम ऑर्डर का वेक्टर है तो निश्चित रूप से उस दोनों वेक्टर को ऐड किया गया है, एंड द थर्ड वन दैट इज इन अपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब सवाल यहां यह उठता है कि भाई यहां देखिए आप, कभी भी सिंपल अलजेब्रा में अगर बात करें, अगर सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर है, तो कभी भी ये रिजल्टेंट हो सकता है क्या? सिंपल मैथमेटिक्स ये अलाउ करेगा कि 10 और 12 को जोड़ करके, ये बहुत मान लेते हैं हो सकता है 6 सेंटीमीटर का हो, एक अनुमान से मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो कह नहीं सकता पर एक है, तो 10 और 12 को जोड़ कभी 6 होता है क्या? हमारा सिंपल मैथमेटिक्स कभी भी ये अलाउ करेगा कि मैं 10 को 12 में जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट 6 हो जाएगा? बट इट हैपेंस इन द कोर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन में ये संभव है और ये होता है। पर अभी आपको जब ये ट्रायंगल लॉ से इतनी चीजें समझ में आ गई है, वंस अगेन we repeat that if all three sides of a triangle are represented by vectors such that the two vectors to be added are taken in same order, then the third vector in opposite order is called the resultant vector। तो ये बात हमेशा से और हमेशा से दिमाग में रहना चाहिए कि प्रॉपर कंसेप्ट से इतर हम न जाएं। और सिद्धांत सबसे बड़ी चीज है, सिद्धांत के साथ कभी खिलवाड़ फिजिक्स में नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सो ऑल जितने भी फिगर्स हमने आपको दिखाए, ये सभी फिगर्स ट्रायंगल लॉ को सपोर्ट करते हैं, और जो लैंग्वेज है उसका, वो लैंग्वेज मैंने आपको सिखाया। बट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर मैं ये कहूं कि 10 और 12 मिलकर के ये 6 नहीं होगा, सॉरी 6 हो सकता है, मतलब जो भी हो, पर 10 और 12 मिलकर के
सिंपल मैथमेटिक्स में 24 होता है, पर इसका वैल्यू जो दिखने से भी लगता है कि कम है, यहां पर भी आप देख लें, ये दोनों को जोड़ करके और छोटा सा ये रिजल्टेंट देख रहे हैं आप, यहां पर भी आप देख लें, इस दोनों को जोड़ करके जो कौन सा ये और ये जोड़ा गया और ये छोटा सा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट ये है, यहां भी रिजल्टेंट ये है, यहां भी ये रिजल्टेंट है, और यहां भी ये रिजल्टेंट है, यहां भी देखे तो ये वाला रिजल्टेंट है आपका कौन सा, ये सॉरी, ये है रिजल्टेंट आपका। तो सारे ट्रायंगल्स में हमने आपको रिजल्टेंट गिना दिए हैं, पर अब इतना से काम हमारा चलता नहीं है, रिजल्टेंट को सिर्फ हमने देखा है। लेकिन रिजल्टेंट अगर हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी तो मैग्नीट्यूड और उसका भी तो डायरेक्शन होगा, एकदम पक्का होगा। लेकिन कैसे चाहेंगे उसको, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, का ऐसे काम नहीं चलता है बेटा। ये सिंपल नहीं है कि 2 + 3 5 + 10 15 कर लेते हैं, वेक्टर है ये, याद रखना है। सो वेक्टर है ये जो, तो कैसे निकालेंगे इसका, तो उसके लिए भी तरीके हैं हमारे पास। हमारा फिजिक्स कहता है कि तुम्हें वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, और दो वेक्टर को ऐड जोड़े हो ना, तो उसके लिए पढ़ लो फिर से एक नया लॉ, और वो लॉ होगा पैरेललोग्राम लॉ। So to determine the magnitude and direction of resultant vector as per the triangle law, we again discuss parallelogram law। एक बार फिर से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यानी समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ना होगा हमें, और तब कहीं जाकर के हम ट्रायंगल लॉ से मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की बात सीखेंगे। सो प्रोसीड नाउ फॉर द पैरेललोग्राम लॉ। आइए बात करते हैं उस पर, आप इसको अपना पॉज करके लिखेंगे, देखेंगे, सब तरह से मैंने इसको अपडेट कर दिया है। और अब बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एज पर द ट्रायंगल लॉ। त्रिभुज के नियम से हमने रिजल्टेंट तो देखा, पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगला प्रोग्राम है, बहुत वाइटल चीज है बेटा, इसको समझने में कभी लापरवाही नहीं करना है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, नाउ दिस इज द टॉपिक दैट इज टू बी स्टार्टेड। लेकिन करें तो क्या करें, इसके लिए जो लॉ पढ़ना होता है वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब है क्या, वो देखिए, कोई इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही मात्र है, कोई लिटरेचर में स्टेटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉपी में भरने जमा करने की हमेशा जरूरत नहीं है। वर्क करो, वर्क करोगे तो फायदा होगा, और यहां से अब आपको प्रॉब्लम भी मिलना शुरू हो जाएगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जवाबदेही भी आपकी होगी। क्या कहता है कि पैरेललोग्राम लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर्स, है ना, टू गिवन वेक्टर्स, एकदम देखते चलना है। और ये अगर दो वेक्टर्स हैं, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एकदम आराम से सीखना है। दोनों के बीच का एंगल क्या माना मैंने, थीटा माना। बहुत खूबसूरत बात है, ये देखते हैं। सपोज दिस इज व्हाट, ए वेक्टर, दिस इज व्हाट, बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ले लिया। एंड थीटा बी द, देखिए खूबसूरत चीज है कि दोनों का टेल टेल मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जिन दोनों वेक्टर को आपने माना है, उन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड, मतलब बिल्कुल बेसिक और आधार एक तरह से कह लीजिए मान करके, आप सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ, समानांतर चतुर्भुज बनाओ। और मुझे पता है कि समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि उसका जो आमने सामने का साइड होता है वो पैरेलल और इक्वल दोनों होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक साइड लेते हैं
और यहां से एक साइड इसके पैरेलल लिया और फिर इसके पैरेलल यहां से लिया, देखा जाए। यानी ए वेक्टर के पैरेलल हम बी से एक वेक्टर ए लेते हैं यहां पर, और उसी प्रकार से अगर मैं ओ कहूं, ए कहूं, इसको बी कहूं और इसको सी कह दूं, तो मैंने क्या करना है कि ए के पैरेलल यहां से ए वेक्टर और बी के पैरेलल यहां से ले लेना है हमको। हो गया, बन गया पैरेललोग्राम। अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ए और बी वेक्टर जो मैंने यहां के बदले यहां लिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट तो पहले मैं खोज ही सकता हूं, इसमें तो कोई अलग से दिमाग लगाना नहीं है। मैंने ट्रायंगल लॉ यूज कर लिया, तो मैं सीधे कहता हूं कि फ्रॉम द डायग्राम, हमको कुछ नहीं करना है, आपको सिखाना है। फ्रॉम द डायग्राम, तो डायग्राम से क्या होगा, ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। किस आधार से, तो भाई साहब ट्रायंगल लॉ भी अभी सीखा है ना मैंने, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल गर्म है, अभी बिल्कुल अभी तरोताजा है, ये अभी भूलने की कोई बात ही नहीं है। ट्रायंगल लॉ ने हमें सिखा दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। याद रखें, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो है हमारे वेक्टर के बीच का एंगल है। तो वो अब क्या करना है, मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, एंड आगे बढ़ाने के बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मजा आ जाएगा। इसको आप डी पॉइंट कह सकते हैं। और जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी पता है आपको। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। यहां से अगर देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन में, ए सी डी में, कहां पर, ट्रायंगल ए सी डी है ना। अगर मैं मेंशन करूं तो यहां से सीधा इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा, और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास बी कॉस थीटा। क्योंकि अगर मैं कॉस थीटा डिफाइन करता हूं तो मुझे बेस बटा हाइपोटेन्यूज मिलने वाला है। यस या नो, एकदम बिल्कुल मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी जब आप करोगे ना, तो एसी का वैल्यू ऑलरेडी आपका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, तो ये एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। एकदम आराम से समझना है, हवा में तीर नहीं चलाना है। और फिर साइन थीटा अगर आप डिफाइन करोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी सीडी और बटा एक बार फिर से वही एसी होगा। तो सीडी का वैल्यू आपके पास कितना है, सीडी का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो सीडी का वैल्यू आ जाएगा उस हिसाब से बी साइन थीटा। ये बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूं कि हमारा बच्चा इससे पहले सही तरीके से फिजिक्स को या इस मैथमेटिक्स को देखा नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल एकदम पिन दे करके बिल्कुल जीरो लेवल से हर बातें सिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रायंगल देख लो, आप ये वाला ट्रायंगल मेंशन कर लो, कौन सा, ओ सी डी ले लो। सीधा कहो कि नाउ फ्रॉम ट्रायंगल व्हाट, ओ सी डी, ओ सी डी, ध्यान देंगे, ओ सी डी ये वाला। और जब ट्रायंगल ओ सी डी लेंगे ना आप, तो ओ सी डी लेने के बाद सीधा से आप समझ लें कि आपके पास जो वैल्यू आने वाला है वो होगा ओ सी इक्वल टू, यानी ओ सी वेक्टर का मॉडुलस की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि वी आर कंसर्न विथ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हम लोग अभी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए सारी ज्योमेट्री करी है हम लोगों ने। और अब पाइथागोरस लगा देंगे, मेरा काम हो जाएगा, कहीं से उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ना, रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ओडी के मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस सीडी के मॉडुलस का स्क्वायर, और इसका क्या करना है, हमको रूट ले लेना है, यानी पावर में हाफ कर देता हूं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आने वाला है वो कितना है मालूम है। यहां से मैं ये उठा रहा हूं, ओसी वेक्टर को मैं आर वेक्टर का मॉडुलस भी तो कह सकता हूं ना, एकदम आराम से बड़े शौक से।
वो कहते हैं ना कि डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि बगल के लहरों को पता न चले। सीखना है तो इतने आराम से सीखो कि बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट को कोई झंझनाहट ना हो, फ्रेश मोड में एकदम बिल्कुल। कैसे करें? तो ओडी वेक्टर का मतलब कितना होगा? ए और प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर और पूरे का आप कर देंगे रूट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है क्योंकि इतने होशियार हम लोगों को होना चाहिए, और अगर नहीं है होशियार तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस है ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये रफ वर्क करके मैं दिखा रहा हूं। अब देखा जाए, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा जो 1 होता है। इसीलिए यहां से ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा अब नहीं रहा, ओनली मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab कॉस थीटा तो है ही। एंड द फाइनली मैं कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया हमारा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। अगर इतना समझ में हमें आता है तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे करने वाला हूं, जो आज का लगभग ये लास्ट स्टेज होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको जो है सो पॉज करके करें नोट। मैं फार्मूला के साथ अब आगे बढ़ रहा हूं और कुछ मतलब मन लगाने वाली बात कर लेते हैं आपसे। चलिए, जो पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट हमारे पास है, तो मैं एक बार फिर से आपको यही चीज मैं पूरा डिक्लेयर करके दे रहा हूं। थोड़ा सा आप मेरी बातों को एक बार गौर से सुनने समझने की कोशिश करोगे तो देखा जाए यहां से क्या होने वाला है। अब एक बार फिर से वो डायग्राम हमारे सामने है, मैं कर देता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं इस बात से, मैं यहाँ करके दे रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के दे रहा हूं आपको। ये देखा जाए, इस तरह से हमने डायग्राम लिया था ये, और ओ लिया था यहाँ, ए लिया था यहाँ, बी लिया था यहाँ, सी लिया था। ये था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर, और इसके पैरेलल मैंने यहाँ पर भी बी वेक्टर लिया और यहाँ पर भी ए वेक्टर लिया, और इस तरह से मैंने इसको बढ़ाया था आगे। और बढ़ाने के बाद यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, जहाँ डी पॉइंट लिया था यहाँ पर मैंने। ये एंगल थीटा रहा, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। तो कुल ये बात है, और रिजल्टेंट की बात है तो रिजल्टेंट ये वाला है हमारा। मैंने हमने 100% उस फिगर को आपके सामने एक बार फिर से लाया। अब ये एंगल तो थीटा था हमारा। अब हमारे पास जो सूत्र है वो ये मॉडुलस के लिए ये है, देखा जाए, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि सिंपल अलजेब्रा में अगर मैं कहूं कि 2 + 3 5 होता है और ये यूनिक वैल्यू है, इसके बाद और कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है, वही अगर मैं इसे एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट दूंगा, इसका वैल्यू 1 to 5 हो सकता है। ये मॉडुलस की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि वेक्टर रिजल्टेंट का वैल्यू वेरी क्यों करता है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम? तो इसके लिए सबसे मूल चीज है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। आप देख लो, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में ये थीटा आ रहा है, और वो भी कोसाइन रेशियो के साथ। सो दिस कॉस थीटा यही सारा खेल करता है, जो इस बात को भी प्रमाणित कर रहा है। इस बात का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वैरीज एज पर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी इसके लिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक जिम्मेदारी लिए हुए है, और यही वजह है कि इसका वैल्यू यूनिक नहीं रह पाता, क्योंकि एंगल जब बदलेंगे तो एंगल बदलने, और एंगल कहां से कहां तक बदल सकता है? 0 से लेकर के 180 तक वैरी कर सकता है एंगल।
तो ये जो पूरा का पूरा एंगल का वेरिएशन होगा, उस एंगल के वेरिएशन को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक रन करेगा। मिनिमम और मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो अलग होगा, थीटा के बदलते हुए वैल्यूज के साथ उसके भी वैल्यूज, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता चला जाएगा। और यही मेन वजह है कि बच्चा एंगल पर ध्यान नहीं देता है और सिंपल अलजेब्रा को वेक्टर अलजेब्रा के साथ ऐसे क्या करते हैं, उसको घोल घालमेल कर देता है। नहीं करना चाहिए। वेक्टर रिजल्टेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट and it is must to know that the magnitude of resultant depending upon the magnitudes of individual vectors as well as the angle between two given vectors। यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में दोनों के एंगल जो बीच में है ना। और इसके लिए आपको बताया था मैंने, दो वेक्टर के बीच के एंगल की पढ़ाई हमने कर ली है, उस पर रील भी बना करके दिया है मैंने कि आप उसको प्रॉपर वे में समझो, सीखो और उस पर थोड़ा सा मंथन करो, एनालिसिस करो, है ना, तब जा करके वो और समझ में आएगा। और अगर कहीं पर आपको सवाल मिलते हैं उससे भी थोड़ा सा खतरनाक मिलते हैं तो आप उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सवाल की संख्या बहुत ज्यादा दी जा नहीं सकती, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। अब आइए, ये हो गया। तो ठीक है, जब रिजल्टेंट का वैल्यू कॉस थीटा पर डिपेंड करता है तो क्या ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अगर मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम चाहिए होगा, क्या करेंगे उसके लिए? तो फॉर मिनिमम मैग्नीट्यूड, फॉर मिनिमम मैग्नीट्यूड, बहुत खूबसूरत बात है। फॉर मिनिमम मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए होगा तो क्या होगा, इसके लिए कॉस थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा ना, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। क्या होगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा -1, जो कॉस पाई का वैल्यू है। ठीक है, कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री कह सकते हैं, इसका मतलब थीटा का वैल्यू, या इसको कह सकते हैं कॉस 180 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू यहाँ से 180 डिग्री होना चाहिए। और 180 डिग्री का मतलब कुछ समझते हैं आप, एक वेक्टर इधर तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, इधर, यानी बिल्कुल अपोजिट, तब ना जाकर के एंगल 180 होगा। ये अगर ए होगा तो ये बी इधर होगा, समझते चलना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर होंगे तभी दोनों के बीच में जो है 180 का एंगल पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर जो कॉस थीटा का वैल्यू तो -1 रखना पड़ेगा ना हमें, तो क्या होगा, इसीलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्टेंट भी है हमारा, या ऐसे कह सकते हैं तो आर का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने वाला है, वो क्या होगा, वो होगा a² प्लस b² -2ab, और इस पर वैल्यू लगा दीजिए आप आधा, यानी रूट कर दीजिए तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पर लगा दीजिए आप आधा, यानी आर वेक्टर का जो मॉडुलस वैल्यू आएगा वो a माइनस बी के मॉडुलस के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस साइन लगा हुआ है। मॉडुलस की पढ़ाई मैंने कितनी बार की है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये तो मिनिमम हो गया। अब मुझे, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, फॉर आर मैक्सिमम, अगर मुझे आर मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा को होना पड़ेगा 1, क्योंकि यही कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिलता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। इसका मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। तो क्या होगा, और आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं। आर मैक्सिमम का जो वैल्यू आने वाला है वो है आपका, आर मैक्सिमम का वैल्यू आने वाला है a² प्लस b² प्लस 2ab।
है ना, और इस पर पावर लगा दीजिए आप हाफ, तो ये क्या होगा, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर पावर लगेगा हाफ, यानी कहने का मतलब हो गया आर मैक्सिमम जो है वो a प्लस बी के मॉडुलस के बराबर है। बहुत खूबसूरत चीज हमने आपके सामने रखा है आज, और कल मैं डायरेक्ट आपको जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट में आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें आने वाली है। तो आज आप सीख करके रखिए। मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर इस तरह की कहानी है तो a माइनस बी के मॉडुलस से लेकर के a प्लस बी के मॉडुलस तक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दौड़ेगा। सो वेक्टर एडिशन के कंडीशन में कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिक वैल्यू नहीं दे सकता है, और इसका जो रिजल्टेंट है का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने की बात सीखी है, और खास करके टू वेक्टर के एडिशन के लिए दो वेक्टर में कैसे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, कैसे पैरेललोग्राम लॉ, मतलब मिला जुला करके बेसिक का कॉन्सेप्ट हमारा, है ना, अगर कहें तो एक तिहाई हमारा निकल चुका है, और एक तिहाई नहीं लगभग 1/4 निकला है अभी। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है जो अभी इस चैप्टर में करने के लिए है अपने लोगों को। तो आज की वीडियो को यहीं रखिए, और आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। आप जब मेहनत करेंगे तो ये अपनी भाषा का प्लेटफॉर्म है, अपनी भाषा का चैनल है, सर अपने हैं, है ना। तो इससे बेहतर आपको जो लैंग्वेज का जो बात पटुता है, जो आपसे मिलनसार तरीके से मैं बात करता हूँ, और सामने तो आप हैं नहीं कि मैं आपके सर पर भी हाथ रखूं, तो आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप इसको प्रोमोट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मेरे भी मन में परेशानी आएगी। पर हौसला अभी हमारा बिल्कुल जिंदा है, आप चिंता न करें, आपको मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। थैंक यू।